आवाज जा रही ना? बहुत अच्छा। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून आप लोगों को। द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जो अतीत से अंत तक की प्रश्न श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। उस प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत अगले सेशन को आज स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे डालने की प्रयास किया जाता है। तो इसी में आपका पहला प्रश्न आपका आता है उसी क्रम में। क्या है भाई? किस स्थान पर, प्रश्न आपका यही है कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? भाई सबसे पहले किस पूरा पाषाण कालीन स्थल, कलाकृति कहने मतलब जहां पे जो स्थलों की बात हो रही है उस कौन से स्थल पर पूरा पाषाण कालीन खोज की गई थी? अगर पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को आपको पता है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन समय तक इसी का समय था। दूसरा आपका क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका क्या है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल आ जाएगा तो हमारा भी काम हो जाएगा। क्या सर? प्रीतम सर आ जाएगा तो हमारे लिए भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल 3 भागों में ये क्या किया, इसको डिवाइड किया। इसमें पूछा गया सबसे प्राचीन पूछा गया कि पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन है, यहाँ के किस स्थल से क्या मिलता है, पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन सी खोज की गई थी? तो सबसे पहले जो ऑप्शन में आपका आएगा कौन सा आएगा भाई? ऑप्शन की अगर बात करते हैं सबसे पहले पल्लवरम, सबसे पहले पल्लवरम नामक स्थल से पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई थी। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई थी। कहां से? पल्लवरम में। किसने किया था? यह किया था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले इसका क्या किया था? इस स्थल की खोज किया था। ठीक भैया, क्लियर? चलिए, नमस्ते भैया, भैया नमस्ते नमस्ते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है? अब वो कौन 3 भागों में डिवाइड किया गया, हम उसकी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब 3 भागों में डिवाइड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक धौलावीरा नामक स्थल है। यह कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। भचाऊ तालुका नामक स्थान पर गुजरात में यह स्थित है। और यहीं पर सबसे पहली चीज क्या है? धौलावीरा में 3 जो स्थल था उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से स्थल थे? एक स्थल था ये दुर्ग स्थल, जहां पे दुर्ग बना था। एक स्थल था मध्यनगर, और एक स्थल था निचला स्थल, निचला स्थल। 3 प्रकार के यह स्थल यहाँ पे क्या किए गए थे? डिवाइड किए गए थे, बांटे गए थे। तो प्रश्न आपका, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चौहुंदड़ों से, हाँ भाई मिला था, चौहुंदड़ों से लिपस्टिक और आई लाइनर मिला था। चलिए अच्छी बात है, ये इतना तो याद ही होगा आपको। काजल शर्मा जी, चलिए अच्छी बात है। कह सकते हैं वहां पे सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान था वो चौहुंदड़ों से मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि वहां पर चौहुंदड़ों में क्या था, वो एक औद्योगिक नगर था, वो कारखाना वहां पर था, वहां पे इस सब चीजों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब चीजें वहां से मिला था। अब आपको तो मिल गया, आपको पता है कि लिपस्टिक आईलाइनर मिला था, लेकिन इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब ये था उस समय के लोग भी सौंदर्य प्रसाधन का क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो ये चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है, वहां मिलने का मतलब अर्थ क्या था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे अगला प्रश्न उठाते हैं, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ। देखिए हड़प्पा की इसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा कालीन बात करते हैं तो उत्तर हड़प्पा की बात करते हैं। उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का क्षेत्र समय था, वहां पे ताम्र रथ मतलब एक तांबे का रथ नुमा आकृति प्राप्त होती है, जो रथ जैसा हो, वो तांबे का बना हुआ है, वो प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई, प्रश्न आपका यही पूछा गया है। कहां से प्राप्त हुई भाई, कुलाल से प्राप्त हुई, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से, बनावली से। कहां से प्राप्त हुई है, तो ये जो प्राप्त हुआ है दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहां से भाई, दायमाबाद। दायमाबाद है कहां, दायमाबाद को एक जो सबसे ज्यादा जो चर्चित स्थल दायमाबाद है वो क्यों माना जाता है, वो ताम्र पाषाण काल के कारण ही माना जाता है। यहां यह कहां पे स्थित है, यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे पहले जो ताम्र पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई थी वो की गई थी कहां पे, जोरवे नामक स्थान से। इसीलिए इसको जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। जोरवे से खोज की गई थी, उसी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दायमाबाद और इनाम गांव, प्रकाश, चंदोली, ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख क्या थे, ताम्र पाषाण कालीन स्थल थे। लेकिन बात यहां पे आ रही है, यहां पे जो बात आ रही है हड़प्पा कालीन दिया है, तो इसका मतलब उत्तर हड़प्पा की बात, क्योंकि उसी के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, ये चीजें आपका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग कहां पे था, सी, दायमाबाद की बात कर रहा है। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका समीकरण सिंधु घाटी से किया जाता है। मतलब यहां पे कौन सा ऐसा जो नाम है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कौन सा है भाई। यहां पे अगर आप प्रश्न देखते हैं, क्या दिलमुन था, माकन था, मिलुहा था, बोगजकोई था, कौन सा ऐसा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है भैया, एकदम 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 ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, प्रणाम भैया, प्रणाम शैलन जी, प्रणाम। तो राइट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, मेलुहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या है भाई, मेलुहा नामक स्थान को सिंधु, तो कहने मतलब जो मेसोपोटामिया सुमेरियन जो सभ्यता थी, वहां पे जो सिक्के जो चीजें प्राप्त हुई हैं, वहां से मेलुहा शब्द प्राप्त हुआ है। कि मेलुहा से क्या होता था, व्यापार होता था, आयात और निर्यात होता था, ये चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि जो स्थल मेलुहा जो है वो कहां से था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही था। कहां से था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से ही था। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक आर्य नियम में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, जिसका सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस होगा, उन लोगों को पता होगा, उन लोगों का एक टॉपिक आता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। उसमें कई प्रकार के राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत होते हैं, चाहे उसको कह दिया जाए दैवी सिद्धांत कहते हैं, चाहे शक्ति सिद्धांत कहते हैं, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, चाहे आप सामाजिक समझौता सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी से वैदिक आर्य मतलब आर्य सभ्यता में, मतलब वैदिक ग्रंथों में भी जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कहां कहां पे मिलता है उसकी हम बात करते हैं। तो क्या मतलब जो मिलता, किसमें मिला, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण में जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करता है। तो इस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन परिचित नहीं थे, प्रश्न पूछा गया है, ये नहीं की बात पूछा गया। तो आपको यहां नहीं बताना है, क्या विकासवादी नहीं था, समझौता सिद्धांत नहीं था, शक्ति सिद्धांत नहीं था, दैव उत्पत्ति सिद्धांत नहीं था, कौन सा नहीं था, नहीं आता ये वाला। चलिए ठीक है, बता रहे हैं, नहीं आता इसीलिए तो हम खड़े हैं। ठीक है, जो नहीं आएगा उसकी बात की जाए, चर्चा की जाएगी। तो ध्यान में रखना आपका जो विकासवादी सिद्धांत की बात है कि राज्य का विकास हुआ है, राज्य का क्रमागत रूप से विकास हुआ है, फिर आज वर्तमान स्थिति जो आई है वो विकास के माध्यम से आई है। अगर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो यही मानेंगे कि अंतिम सत्य यही है कि जो राज्य का विकास हुआ है। लेकिन यहां पे समझौता सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, वो सबका वैदिक आर्यों की जानकारी थी, इनके विषय में वैदिक आर्यों को जानकारी थी। तो इसके लेकिन विकासवादी सिद्धांत की बात ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यहां पे ए हुआ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या है, यही बताना है।
रुद्र की प्रशंसा के मंत्र हैं, उषा की प्रशंसा के मंत्र है, अश्वबलि के नियम है, विश्व की रचना के मंत्र है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर एकदम सही निकलेगा। केयर करेंगे तब, ध्यान रखेंगे उस पर तब। प्रश्न क्या था, क्या ऋग्वेद, देखिए अब बात आती है ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त किसमें उल्लेख है, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर सैलन जी, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, क्या है भाई, विश्व की रचना के मंत्र है। किसकी रचना के मंत्र भाई, विश्व की रचना के मंत्र हैं। यहां पे जब आप 10वें मंडल पुरुष सूक्त की बात करते हो तो यहां पे आपको मिलता है कि ब्रह्म या आदि पुरुष के, ब्रह्मा या आदि पुरुष के, आदि पुरुष के से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किसकी किसकी उत्पत्ति हुई है, अब उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो ब्राह्मण की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति हुई, 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ये जो 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है यही से माना जाता है भाई, यहीं से जब लोग रहेंगे तो विश्व संरचना की, मतलब यही संरचना एक बनी हुई है। तो विश्व रचना की जो बात किया गया वो यहां से जोड़कर किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति होने के बाद। तो राइट आंसर आपका क्या बनता है, ब्राह्मण को माना जाता ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय को माना जाता भुजा से, वैश्य को माना जाता उदर से और शूद्र को माना जाता है पैर से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका विश्व की रचना के मंत्र यहां पर दिए गए हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए संगम काल की बात है, संगम काल की बात है। संगम काल में यहाँ पे क्या कौन सी ऐसी चीजें थी जो यहाँ पे थी जो सही है, वही प्रश्न पूछा गया। क्या उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, वहां सती प्रथा का विद्वान नहीं थी, उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था, या वह स्त्रियों का राजसिंहासन पर वहां पे अधिकार नहीं होता था। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, फटाफट बताइए। तो ध्यान रखना ए, राइट आंसर क्या होगा भाई, यहां पे ए होगा। उन लोगों को संगम काल में दासों का ज्ञान नहीं था, इसका मतलब संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, उस समय वहां पे दास नहीं हुआ करते थे। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ए। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में वृद्धि हेतु किस वंश के शासकों द्वारा रोमन साम्राज्य सीजस अगस्टस के दरबार में दूत मंडल भेजा गया था। देखिए ये भी संगम काल का ही प्रश्न है, संगम काल से ही पूछा गया प्रश्न है ये, कि वहां भी ये दिया गया दक्षिण का कौन सा ऐसा राज्य था जिसका रोमन साम्राज्य से क्या होता था, व्यापारिक संबंध होता या दूत मंडल भेजे गए थे। ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या पांड्य था, चोल था, कुषाण था, गुप्त था। तो दक्षिण की राज्य की बात कर दीजिए, कुषाण चोल गुप्त को हटा दीजिए और जो राइट आंसर आपका क्या है, पांड्य होगा। कौन सा राज्य ने भेजा था, पांड्य राज्यों ने दक्षिण में भेजा था। इसका उल्लेख कौन करता है, प्लिनी करता है। कौन करता है भाई, एक प्लिनी यूनानी इतिहासकार था। नेचुरल हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। या नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में यह उल्लेख करता है कि पांड्य राज्यों का रोमन साम्राज्य से अगस्टस से क्या था, व्यापारिक संबंध था या उसके दरबार में भेजा गया था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पे ए होगा, ए आंसर होगा भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय नगरीकरण इंगित करता है, द्वितीय नगरीकरण की बात हो रही, जो दूसरी बार नगरीकरण हुआ, पहली बार कब हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। दूसरी बार जो नगरीकरण हुआ था वो कब माना जाता है, महाजनपदों के उदय के समय माना जाता है। दूसरा नगरीकरण वहां से प्रारंभ होता है, बुद्ध काल में। तो यहां पर पूछा कि किसकी तरफ वो इंगित करता है, हड़प्पा नगरों के पुनर्जीवन की तरफ, गंगा घाटी की नगरी संस्कृति के उत्थान की तरफ, दक्कन के नर्मदा घाटी नगरों में जन्म, केरल में कोल्लम नामक नगर का पुनर्निर्माण के समय, किसमें वो करता है। बिल्कुल 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 श्रवण जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बी ही राइट आंसर है। क्योंकि महाजनपदों का जो उदय माना जाता है उसमें मुख्य जो उनका केंद्र था कहां पर था, गंगा घाटी, गंगा घाटी का क्षेत्र था। मुख्य रूप से उनका कौन क्षेत्र था,
गंगा घाटी का क्षेत्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए क्या है कि आपकी जो आगामी परीक्षा के लिए एलटी को छोड़ जो आगे आने वाली वैकेंसी आगे आने जो परीक्षा उसके लिए क्या है, पेड बैच स्टार्ट कर दिया गया है। उस पेड बैच में आपको प्रतिष्ठा बैच के नाम से पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता इसके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी जो भी इस बैच को परचेज करना चाह रहे हो जाके आप ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से आपको हो जाए। जो भी समस्या आ रही हैं इस नंबर पे आप क्या करें, संपर्क कर सकते हैं। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता है? भाई कौन सा ऐसा धर्म है जो वेदों में विश्वास करता है? कौन सा हो सकता है? क्या बौद्ध है, जैन है, हिंदू धर्म है, या उपरोक्त में से सभी है? भाई वेदों में कौन विश्वास करते हैं? कौन हो सकते भाई, इसका बताइए। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे राइट आंसर बन जाएगा आपका, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाने की जरूरत है। कौन सा भाई? क्या बौद्ध जैन है? तो यहां पे ध्यान में रखना आपको हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के लोग क्या थे, वेदों पर विश्वास करते थे, आस्तिक थे। देखिए, नास्तिक और आस्तिक दो प्रकार से इनके विषय में वर्णन किया जाता है। एक तो देवताओं में विश्वास की बात होती है, एक देवताओं में न विश्वास की बात होती है। लेकिन यहां पे जो आस्तिक और नास्तिक की बात हो, जो अगर आपके एग्जाम में अगर आएगा और वहां पे अगर प्रश्न है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे या वेदों में जो विश्वास करते थे उन्हें आस्तिक कहा जाता था, और जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था। आपके एग्जाम में यही आपका प्रश्न आता है। तो यहां पे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो नास्तिक थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते थे। लेकिन हिंदू धर्म वेदों को अपौरुषेय मानता था। इसी अकॉर्डिंग क्या है, राइट आंसर क्या है, सी हो गया। अगला प्रश्न है, संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए, संगमरमर से बनाई गई जो जैन मूर्ति है, प्रसिद्ध जैन मूर्ति है, वो कहां पे प्राप्त होती है? और वह जो जैन मूर्ति किसकी है? ऋषभदेव की है। किसकी भाई? ऋषभदेव की है। और उसको बनवाया था गुजरात के चंदेल वंशी शासक जो थे भीम सिंह के समय बिमल शाह ने बनवाया था, दिलवाड़ा में, राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू में बनवाया गया था। किसकी मूर्ति है यहां पर? यह मूर्ति किसकी है? ऋषभदेव की है। ऋषभदेव की मूर्ति भाई, ठीक है। और इनकी आंखें जो है यहाँ पे, आंख जो इनकी किसकी है? हीरे की आंखें हैं। बनवाया कौन था इसे? विमल शाह ने बनवाया था। चंदेल वंशी या सोलंकी वंशी का ये वहां पे उस समय क्या था? प्रशासक के रूप में वहां पे शासन कर, मतलब वहां पे दिलवाड़ा में ये रहता था। ठीक है, तो इसी ने वहां पर ऋषभदेव को, इसका मतलब क्या था, जैन धर्म में विश्वास करता था तभी इस मूर्ति को बनवाया था। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका पूछा गया। संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए प्रख्यात जैन मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू के दिलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? कृष्ण का, कृष्ण और देवकी पुत्र की क्या कहते हैं, जब बात होती है तो इसका पूछा था अभिलेख कहां प्राप्त होता है, कहां मिलता? कौन सा भाई? जूनागढ़ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, विसनगर स्तंभ लेख, बराबर गुफा अभिलेख। कहां मिलता है ये मिलता है विसनगर, हेलियोडोरस का विसनगर, इसको कहते हैं हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का विसनगर का गरुड़ स्तंभ जो उसने भागवत धर्म के लिए बताया, उसी में इसने भागवत धर्म का जो उल्लेख किया, भागवत धर्म वहीं पर क्या है? कृष्ण का उल्लेख मिलता है, वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है, मात्र यही देवता का उल्लेख मिलता है, वासुदेव कृष्ण का। ठीक है, तो भागवत धर्म से जोड़कर ये है वेशनगर है, जो हेलियोडोरस ये क्या कहते हैं, एंटियाल किट्स का क्या था, राजदूत के, यवन राजदूत के रूप में भागभद्र के शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, उसी ने गरुड़ धर्म की ध्वज की स्थापना की और वहीं पर इसने भागवत धर्म में जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण की बात किया था। ठीक है, तो ये अब प्रथम अभिलेखी साक्ष्य यही है। यह कहा जाता है कि धम्म जिसे अशोक विश्व में प्रचारित करना चाहता था, बौद्ध धर्म नहीं था,
उपरोक्त दृष्टिकोण से निम्न में से कौन साबित करता है? अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट पे प्रश्न है। कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्या है भाई? कहने का मतलब जो अशोक का धर्म था, विष्णु उसने प्रचारित किया, तो वह बौद्ध धर्म नहीं था। तो उस चीज को कैसे माना जाएगा वो बौद्ध धर्म नहीं था? उसने अपनी प्रजा के नैतिक चरित्र के निरीक्षण के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति किया था। उसने स्तंभों और शिलालेखों पर धर्म के सिद्धांत को खुदवाया था। उसने अपने शिलालेखों में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं किया था। उसने युद्ध का परित्याग कर दिया था। ये आंसर बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए। अच्छा आंसर, अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दीजिए, इसको एक बार पढ़िए ध्यान से और उस चीज को फिर आप बताइए। इसमें क्या अच्छा प्रश्न, यहाँ क्या चीजें बन सकती, क्या अंतर है जिसको अशोक के जो धर्म था उसको हम बौद्ध धर्म से अलग कैसे कर सकते हैं? अंतर आपको बताना है। शैलेंद्र जी, सी विराट जी, वी। क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सी ही सही होगा भाई, बहुत अच्छे, सी ही सही होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया गया है। 4 आर्य सत्यों में कौन कौन सा है? कि संसार में हर जगह क्या है? दुख ही दुख है, सबम दुखम अस्ति, हर जगह दुख ही दुख है। ठीक है। दूसरे में बताया गया दुख का कारण है, दूसरे आर्य सत्य में। तीसरे में बताया गया दुख को रोका जा सके, दुख निरोध की बात की गई। और चौथा क्या? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की बात की गई है। तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में मिलते हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश में बुद्ध ने जो दिया था उसमें उल्लेख मिलते हैं, लेकिन अशोक ने इसका उल्लेख नहीं किया था। बाकी और सारी चीजें उन्होंने किया था। यही आपके बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म से अंतर करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता संपूर्ण भारत को लौट डाला? भाई ये किसका कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया और उसने क्या किया? 6 लाख सैनिकों की सहायता पूरे भारत को लौट डाला, एक अखंड साम्राज्य की स्थापना किया, एक अखंड भारत की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये किसका कथन है? तो ये एक इतिहासकार था एक इतिहासकार था जिसका नाम था प्लूटार्क। क्या नाम भाई? प्लूटार्क। और कौन था ये यूनानी था। यूनानी था। प्लूटार्क ने ये जो कथन था प्लूटार्क का था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को लौट डाला 6 लाख सेना लेकर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशांबी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? इसका आंसर दीजिए भाई। अशोक का जो प्रसिद्ध कथन स्तंभ है कहां पे स्थित था? कौशांबी में था, उसको प्रयाग में लाया गया और उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। उसी स्तंभ पर बहुत सारे और भी लेख मिलते हैं। तो ये किस शासक के द्वारा भारत में यहां पर लाया गया? प्रश्न आपका यही है, किसके द्वारा लाया गया भाई? अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर तो यहां पे अकबर होगा, लेकिन अकबर का पुत्र जो जहांगीर था, अकबर के शासन काल में जहांगीर ने मंगवाया था। अगर ऑप्शन जहांगीर होता तो जहांगीर भी आंसर सही होता, क्योंकि इसी ने मंगवाया था। लेकिन शासन काल किसका था? अकबर था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया शासन में किसके शासक, कौन शासक के द्वारा, तो वहां पे ऑप्शन में क्या आपका आ रहा है? अकबर। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? भाई राजस्व जमा कौन करता था अर्थशास्त्र के अनुसार? अर्थशास्त्र में जो राजस्व जमा करने की बात की गई तो कौन राजस्व जमा करता था? क्या आंसर आ रहा भाई? सी, बिल्कुल बिल्कुल, समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो राज्य के क्या करता था? राजस्व को आय व्यय इसका लेखा जोखा करता था। बिल्कुल बिल्कुल, समाहर्ता ही सही है। सन्निधाता की बात करते कोषाध्यक्ष होता था।
कोषाध्यक्ष होता। शीताध्यक्ष क्या था? राजकीय भूमि का प्रमुख होता था। राजकीय भूमि का प्रमुख होता था शीताध्यक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे क्या हुआ? समाहर्ता। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक संबंध संपर्क था। भाई गुप्त काल में भारत का किसके साथ व्यापारिक संबंध थे? बस प्रश्न यही पूछा गया। गुप्त काल में किसके साथ थे? रोमन साम्राज्य के साथ थे, मध्य एशिया के साथ हुआ करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ थे, या चीन के साथ थे? तो गुप्त काल में किसके समय में किस देश से व्यापारिक संबंध हुआ करते थे? इसका देखिए अच्छा प्रश्न है, ये बताइए भाई क्या हो सकता है यहां पे? क्या आंसर आ रहा है? किसके साथ भाई? दक्षिण पूर्व एशिया, बिल्कुल दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। और जो अगर पूछा जाए बंदरगाह पूछा जाए, अगर बंदरगाह की बात करते हैं, बंदरगाह तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, प्रमुख रूप से ताम्रलिप्त बंदरगाह था, जो कहां पे स्थित था? बंगाल में। इसी के द्वारा सबसे अधिक जो व्यापार हुए थे दक्षिण पूर्व एशिया में गुप्त काल में हुआ करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। अगला प्रश्न है, साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने चलाई या जारी किए? सबसे पहले रजत मुद्रा किसने जारी किया था? ठीक है, प्रश्न आपका यही है, सबसे पहले रजत मुद्रा को किसने जारी किया था? किसने किया था भाई? काच ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, कुमारगुप्त प्रथम ने किया, स्कंदगुप्त ने किया। किसने किया था? ताम्रलिप्ति, हाँ 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 भाई, तो ताम्रलिप्ति हो गया। किसने किया था? रजत सिक्का। तो एक ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्रोतों में कुछ लोगों को मानना है तो उसके पहले रजत सिक्काएं चल गई थी, लेकिन जो अभी तक सर्वमान्य है, आपको दिमाग में रखना, अगर आयोग प्रश्न पूछेगा तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मानेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले क्या गुप्त शासकों में रजत सिक्का जारी किया था। अगर बात की जाए सबसे पहले सिक्के जारी करने की, तो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, उसने स्वर्ण सिक्का, कुमार देवी या राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए थे। दूसरे अगर बात की जाए रजत सिक्के इसने जारी किए थे। एक सिक्के का नाम आता तांबे के सिक्के, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। समुद्रगुप्त की से नालंदा और गया से दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, उससे माने जाते हैं कि समुद्रगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन अभी तक उसको जाली माना जाता है। मुख्य रूप से अगर तांबे पूछा जाए और ऑप्शन में रामगुप्त है, तो आंसर जो आप मानेंगे रामगुप्त के द्वारा ही जारी किए गए थे, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका ये टीजीटी का जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, थ्योरी क्लास लेना चाह रहे हैं, डिटेल जिसको पढ़ना है, ठीक है, ऐप पे आपको प्रतिष्ठा बैच के नाम से मिल जा रही है, प्रतिष्ठा बैच के नाम से। सर राजवीर सर की क्लास कब से होगी? बिल्कुल होगी, जल्दी ही होगी, जल्दी होगी। कुछ कारणवश सर अभी इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू उनका भी है, और इसीलिए थोड़ा उसके बाद फिर क्या है, एक दो दिन में आपकी क्लास उनको मिल जाएगी सोमवार के बाद से। ठीक है, यहाँ पे क्या भाई, तो ये हिस्ट्री की बैच आपकी स्टार्ट हो गई है। हिस्ट्री क्या, हमारे यहाँ जो सारी बैचेस हैं, सारे टीचरों की बैच स्टार्ट हो गई है, ऐप स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अरे ऐप पे प्रतिष्ठा बैच के नाम से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इसको देख सकते हैं, ऐप पे क्लासेस पढ़ी है, आप डेमो भी देख सकते हैं, आपको कुछ डेमो तो क्लास दिखाई दी जाएगी, क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य था, ये क्या था? एक पद के रूप में था। पवन जी नमस्कार, प्रणाम भैया, प्रणाम। अम्बेडकर नगर, प्रणाम अम्बेडकर भैया, प्रणाम। प्रश्न आपका यही है कि गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य था। आप लोग कोशिश किया करिए थोड़ा सा जल्दी जुड़ने का, ठीक है, कोशिश किया करिए जल्दी जुड़ने का, क्योंकि अभी तक हमने 19 प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, प्रश्न 19 प्रश्न तो बहुत सारे, तो इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा जो लोग लेट जुड़े हैं। तो प्रश्न आपके इसका सॉल्व दीजिए।
क्या था भाई यहाँ पे? राज राज ऐप पे भैया मिल जाएगा, ऐप पे सबका मिल जाएगा। काजल शर्मा जी ऐप पे सबका मिल जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत सुंदर। क्या था? मुख्य शिल्पी हुआ करते थे। जो प्रथम कुलिक शब्द यूज हुआ वो गुप्त काल में क्या होते थे? वो क्या होते थे भाई? गुप्त काल में वो मुख्य शिल्पी हुआ करते थे। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या बना यहाँ पे? राइट आंसर आपका क्या है? सी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, ऐप पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप ऐप को चेक, आप डाउनलोड करिए पहले काजल शर्मा जी ऐप को, वहां चीजें आप देखेंगे आपको मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है। नहीं कौन सा नहीं भाई? अंगुल, वेल, कलम, कलंजु। अंगुल का क्या रैखिक माप इकाई संबंधित है? वेल जो था स्थान नापने की इकाई संबंधित है। कलम तरल माप की इकाई संबंधित है। कलंजु भार की इकाई से संबंधित है। इसका आंसर बताइए, जो बता देगा मान लेंगे भाई बहुत बेटर बताया है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। और बहुत नहीं, थोड़ा सा अंतर है, सारी चीजें क्या है, थोड़े से केवल अंतर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नहीं क्लियर? चलिए, नहीं क्लियर तो ये क्लियर हो गया। कलंजु, कलंजु भार की माप की इकाई नहीं है। जब चोल काल आप पढ़ते हैं, चोल काल में यह स्वर्ण सिक्का है, स्वर्ण सिक्का था क्या? कलंजु। चोल काल में स्वर्ण सिक्का नाम से रखा जाता, स्वर्ण सिक्का था, उसे कलंजु कहा जाता था। बाकी आपका जो अंगुल जो है रैखिक माप की इकाई, वेल या स्थान नापने की इकाई, कलम जो था तरल माप की इकाई होती थी। अगर कहीं शब्द, ये सब देखिए सब चोल काल से जोड़ के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए कलम क्या था, तो आप ये लिखने वाला कलम मत समझिएगा, वहां पर तरल माप की एक इकाई कलम होती थी उस काल में। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि हर वंश में हर काल की कुछ शब्दावलियां अलग अलग आपको मिलेंगी। इस चीज को ध्यान में रख के चलना हिस्ट्री में। ठीक भैया, तो कलन जो था चोल काल का, ये क्या था? स्वर्ण सिक्का हुआ करता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारतीय समाज में वलंगय, दक्षिण हस्त, इलंगय, वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? देखिए, जिसे कहते हैं ना दाहिना और बामा, ये इलंगय, वलंगय और इलंगय। जो वलंगय होते थे वो राजा के दाहिने तरफ बैठते थे, उनको वलंगय कहा जाता था। और जो इलंगय होते तो बाएं तरफ बैठते थे, उनको इलंगय कहा जाता था। ठीक है, वामहस्त होते थे वो। ठीक, वो किस काल में इसका भेद दोनों अलग हुए, किस काल में इसको माना जाता है? तो यहाँ पे चोल काल है, चोल काल में वलंगय और इलंगय नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वलंगय और इलंगय नामक चोल काल में, संगम काल की बात नहीं, उसके बाद की बात है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो यहाँ पे? चोल काल। संगम काल के अंतर्गत भी क्या है? चोल काल की यहाँ पे मेन बात है। चोल काल के समय में इनको अलग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संगम काल की बात करेंगे तो पांड्य भी आएंगे, चेर भी आएंगे, चोल भी है, सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो बात करते हैं, यहाँ पे हमको एक अलग की बात की जा रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। खिलजी वंश के शासक की स्थापना होना क्या था भाई? खिलजी क्रांति कहा जाता है। जैसे जब अचानक तुर्कों के स्थान पर खिलजियों का जब शासन आता है, तो उसको एक नाम दिया, खिलजी क्रांति नाम दे दी गई। ठीक है, खिलजी क्रांति नाम दे दी गई, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था स्थापना। अब उसमें पूछा यही गया है, क्यों उसको खिलजी क्रांति कहा जाता है? प्रश्न यही है। इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग की सत्ता एकाधिकार समाप्ति हो गई। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीति की एकरूपता प्रदान की। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। उपयुक्त में से सभी। प्रश्न क्या है, क्या आंसर यहाँ पे बन रहा है, इसको फटाफट बताइए भाई। अच्छा प्रश्न है। क्या आंसर आ रहा है? नहीं भाई, सब आएगा, सभी है यहाँ पे, तो सभी है ना, सारी घटनाएं जुड़ के हैं यहाँ पे, सारी घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल डी ही होगा, डी ही होगा भैया, डी डी बिल्कुल। इस समय तुर्क अभिजात, जैसे तुर्क अभिजात में जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका एकाधिकार समाप्त हो गया खिलजियों के आने से। खिलजी सुल्तान ने राज को राजनीतिक एकरूपता भी प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान ही किया था। ठीक है,
साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन किया था, अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे, डी होता है। ठीक भैया, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कहने मतलब कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत को विजय किया था, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था? तो क्या बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था? कौन ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था? अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबको पता होगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगर एक व्यक्ति के रूप में अगर पूछा जाए दक्षिण भारत पहली बार आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, तब जलालुद्दीन खिलजी आएगा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने ही, कड़ा मानिकपुर का उस समय सूबेदार था, तो वहां से उसने क्या किया था, आक्रमण किया था देवगिरी पर। देवगिरी पर उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। और वही अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो उसी का एक क्या कहते हैं सरदार था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे जो विजय की बात की गई, दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न है, बलबन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताया, पूछा गया है भाई, कौन सा कथन सत्य है? बलबन को चालीसा के दल ने सर्वसम्मत से सुल्तान बनाया, क्या ऐसा था? उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया, वह उत्तर भारत की मंगोलों से पूरी तरह रक्षा नहीं कर सका, बलबन ने 40 दल को समाप्त किया, मतलब 40 दल को समाप्त कर दिया। अच्छा प्रश्न है, यहां बताइएगा भाई, क्या आंसर बन रहा भाई यहाँ पे? बलबन के संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बलबन को चालीसा के दल ने सर्वसम्मत से सुल्तान बनाया, क्या ऐसा था? उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया, क्या इसको किया था? या वह उत्तर भारत की मंगोलों से पूरी तरह रक्षा नहीं कर सका, या बलबन ने चालीसा के दल को समाप्त कर दिया? अगर ध्यान में रखना है तो यहां बलबन जो राजा बना था उसको चालीसा के दल के लोगों ने सर्वसम्मत सुल्तान नहीं बनाया, ये आपका गलत है। सॉरी, इसको हटा ही देते हैं, ये आपका क्या है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने एक सैन्य विभाग का पुनर्गठित किया, व्यवस्थित किया, ये सही है। वह उत्तर भारत मंगोलों से पूरी तरह रक्षा नहीं कर सका, यह भी सही है, क्योंकि इसी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जब समय आता सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। ठीक है, उसके बाद बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया, यह भी सही है। तो यह भी सही है, यह भी सही, यह भी सही है, तो 2, 3, 4 राइट आंसर आपका यहां बनेगा। सत्य पूछा गया है तो राइट आंसर क्या बनेगा, 2, 3, 4 बनेगा, क्योंकि उसको वो सत्ता चालीसा दल के सदस्यों ने नहीं दिया था, सत्ता चालीसा दल के सदस्यों ने उसको नहीं दिया था। चलिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने शिक्षा में, सर मेरा पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्लास आपकी जल्दी है, जल्दी मिल जाएगी भाई, काजल शर्मा जी, सब मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? क्या बलबन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने किया था भाई? तो यहां पे राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की बात करता है। बिल्कुल 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 मिल जाएगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, एडमिशन लीजिए, सब मिल जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है ऐसा शासक था जिसने शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू किया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक ये था। ठीक, अगला प्रश्न है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? भाई बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे माना? बलबन को माना, अलाउद्दीन खिलजी को माना, फिरोज शाह तुगलक को माना, या बहलोल लोदी को माना? किसे माना बर्नी ने? जैसे आपको पता है कि बर्नी जो था वो कट्टर इस्लामिक था, और वो जो सुल्तान इस्लाम की बात करता था तो
बर्नी उससे क्या करता था, उसकी बड़ाई करता था। और जब आप फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, वो इस्लामिक पद्धति को अपनाया था, और इसी कारण इस्लामिक जो चीजें थी उसको फिरोज शाह तुगलक ज्यादा उसको ध्यान रखता था, और बर्नी उसका बड़ा फैन हो गया था। और इसीलिए उसने लिखा था तारीख फिरोज शाही, तारीख जहांदारी करके पुस्तक लिखी थी, वो फिरोज शाह तुगलक को ही समर्पित करके पुस्तक उसने लिखी थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक को मानता था। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए भाई, आपको पूरा डेमो जो क्लास किया है पूरा बताया गया है, पूरा टोटल 10 डेमो क्लास मिलेगी। ठीक, वो आपको ऐप पे ही मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाकिया नवीस क्या था? प्रश्न ये है, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस किससे संबंधित है? आपका प्रश्न यही है। क्या है भाई वाकिया नवीस? क्या आंसर आ रहा है? वाकिया नवीस समाचार पत्रों का, वृत्तांतों का लेखक था। बिल्कुल बिल्कुल, सी आंसर ही सही है, बिल्कुल सी ही सही है। समाचार पत्रों का क्या था? ये जो राज्य के जो भी समाचार, जो भी चीज होते तो सबको संकलित करता था, केंद्रित करता था, और उस चीज को क्या है, शासन तक पहुंचाता था। ठीक है, उसका मेन कार्य यही होता है, इसी को वाकिया नवीस कहते। ये मराठों के भी समय में इसका उल्लेख मिलता है, दिल्ली सल्तनत में मिलता है, मुगल काल में भी इस पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रश्न है, विजयनगर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्रभोज कहा जाता था? आंध्रभोज, आंध्रभोज किसे कहा गया भाई? विजयनगर के कौन शासक थे जिन्हें आंध्रभोज कहा गया? ये सब चर्चित प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कौन था भाई? तुलु वंश का शासक था, जिसको कहते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो था वो क्या था, वह आंध्रभोज के नाम से प्रसिद्ध था, और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में लिखी थी अमुक्तमाल्यद। कौन सी पुस्तक थी? अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में। जामवंती कल्याणम ये लिखी थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, इस प्रकार करके प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? मतलब एक एचिंसन है, उन्होंने एक कथन कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। किसमें कहे थे? क्या 1857 विप्लव में कहे थे, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और सहयोग आंदोलन में कहे थे, या 1942 के अगस्त क्रांति में कहे थे? किसमें कहे थे भाई? फटाफट आंसर दीजिए इसका। किसमें कहे थे? 1857 में, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और सहयोग आंदोलन में, या 1942 की अगस्त क्रांति में कहे थे? तो आपको ध्यान में होगा, जब खिलाफत आंदोलन कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मतलब ये हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो एकता का समय था, हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोच्च बिंदु वो था खिलाफत आंदोलन के समय। और उसी समय एचिंसन ने कहा था कि हम हिंदू और मुस्लिमों को इस मामले में क्या है, भिड़ा नहीं पाए, उनको आपस में लड़ा नहीं पाए। ठीक है, वो इसी का कथन मिलता है। ठीक, सी आंसर भाई। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? अच्छा प्रश्न है कि जब असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हो रहा था, किसने प्रस्तावित किया था? क्या आंसर आ रहा भाई? ध्यान रखना, ये आंसर है आपका सी आर दास। जब सितंबर 1920 ईस्वी में जब कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था और लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, तो उस समय सी आर दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन जब दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचार्य उसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में जब ये मतलब अधिवेशन होता है, उसी समय चितरंजन दास ने क्या किया था? इसका समर्थन किया, और उन्होंने ही इसको क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो यहाँ पे? चितरंजन दास। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे?
भाई कौन सा एरिया था जहां पे दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? कौन सा एरिया भाई? बिहार थे, बंगाल था, गुजरात था, संयुक्त प्रांत था। कौन सा एरिया सबसे अधिक प्रभावित था? अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पे रखिएगा बिहार और संयुक्त प्रांत। 1 और 4, 1 और 4 किसमें है? ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भारत छोड़ो जो दंगे हुए थे, सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वो बिहार और बंगाल से ही हुआ था। कहां से हुआ था भाई? बिहार और बंगाल से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? जो गांधी जी आंदोलन करते थे उसमें उसको राजनीतिक फिरौती के नाम से किसने कहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, लॉर्ड वेवेल ने कहा और लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने कहा। किसने कहा भाई? अगर देखा जाए तो यहां पे लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटानिया सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। मतलब क्रिप्स मिशन, बात हो रही सीधे क्रिप्स मिशन की बात। तो क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए थे उसी का यहाँ पे विशेष करके उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखना भाई कौन कौन से थे। कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी जानी चाहिए, मतलब एक अधिराज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। क्या यह भी था? कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता था, यह भी था। ठीक है सर, वीडियो आपकी क्लियर नहीं दिख रही है। वेद प्रकाश जी काहे नहीं दिख रही भाई? यहां तो एकदम क्लियर है, यहां तो एकदम क्लियर। एक बार फिर अपना वो करिए, फिर से हटा के चेक करिए, रिफ्रेश करिए, हो सकता है सही दिख जाए। वेद प्रकाश जी ये बात चेक करके बताइए फटाफट। क्या भाई यहां पे कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। अब क्रिप्स मिशन के अंदर कौन कौन से प्रावधान शामिल थे, वही प्रश्न आपके यहां पे पूछा गया है। क्या प्रावधान शामिल था भाई? यहां पे सभी सही है, सभी शामिल थे। ध्यान रखना आप इसको कि उस समय डोमिनियन स्टेट की बात भी किया गया था क्रिप्स मिशन में। 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया हुआ था। ठीक है, और सभी प्रांतों को राज्य को मिला के भारतीय संघ की बात भी किया था। उसमें यह भी प्रावधान था कि कोई भी राज्य प्रांत चाहे वो संघ से अलग भी रह सकता है। उसमें यह भी प्रावधान था कि एक भारत का एक संविधान जो जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, इसका भी वहां पे उल्लेख, सारी चीजें की गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने क्या किया था, इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही तब क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन बाद में भारत आया था। ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में जो संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो इन सब चीजों का भी उल्लेख आपको मिलता है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था भाई? जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आपको पता होगा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात की गई थी वो कौन सी थी, किसने किया था? 1934 में जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने। देखिए समर्थन तो उसको उन्होंने भी दिया था। समर्थन की अगर बात किया जाए तो समर्थन जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस इन लोगों ने दिया था। लेकिन जो स्थापना की बात की जाए तो ये आंसर आपका बी है, बिल्कुल राइट आंसर बी ही होगा। बिल्कुल 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 भैया, बी ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, जो लोग नए हैं, नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप टाइम पे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हिस्ट्री संबंधित आपको और भी बहुत सारे हमारे यहाँ टीचिंग जो सारी बैचेज चलती है सबके विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि जो भी क्लासेज हमारे यहाँ मिलती आएंगे आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो इच्छा हो आप उस क्लास को ले सकते हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। प्रश्न यही है, दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, प्रश्न यही है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा,
एन.एस. काजरकोलकर के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा एक दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एक नाम दिया जाता है क्या? डिप्रेस्ड क्लास लीग। डिप्रेस्ड क्लास लीग नाम दिया जाता है भाई, संतोष यादव जी। ठीक है, तो यहां पे भीमराव अंबेडकर नहीं है भाई, इसको ध्यान रखना है। इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्थापित किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्थापित किया था। यहां पे जो आंसर आपका बनेगा बाबू जगजीवन राम बनेंगे। यहां पे जो आंसर आपका बनेगा बाबू जगजीवन राम बनेंगे, और बाबू जगजीवन राम ने इसकी स्थापना की थी। इसी को डिप्रेस्ड क्लास लीग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड क्लास लीग कही जाती है। डिप्रेस्ड क्लास लीग नाम इसे दिया जाता है। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या है यहां पे संतोष जी? बी ही होगा, बाबू जगजीवन राम द्वारा। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? देखिए, यह घटना उस समय की है जब गांधी जी जेल में थे और तृतीय गोल में सम्मेलन हो रहा था। उसी समय कम्युनल अवार्ड, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा मैकडोनाल्ड ने कर दी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कर दी। और उसमें दलितों के लिए भी क्या कर दिया था? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित करने की बात की गई, जिसकी मांग भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। जब इसकी सूचना मिलती है, इनको क्या कहते हैं, 16 अगस्त को एक घटना 1932 की थी। जब इसकी सूचना महात्मा गांधी को मिलती है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने सीधे इसका विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। और इसी के का सहयोगी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस से समर्थित लोग थे, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर से बातचीत किया और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या किया? एक समझौता कराया, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना समझौता कहा जाता है। और वहीं पर भीमराव अम्बेडकर ने उस चीज को स्वीकार किया और बाद में क्या, दलितों के लिए भी निर्वाचन, पृथक निर्वाचन नहीं, निर्वाचन के उसमें आरक्षण दे दिया गया, मतलब उनके सीट को और रिजर्व कर दिया गया, अलग से निर्वाचन की बात नहीं की गई। ठीक है, इस चीज को, इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। प्रश्न यही है कि इसमें हस्ताक्षर कौन नहीं किया था? प्रश्न यही है, क्या अंबेडकर ने नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया, श्री राजगोपालाचारी ने नहीं किया था, या महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसके में हस्ताक्षर जो नहीं किया था वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी, समझौता महात्मा गांधी से ही हुआ था, लेकिन जो उनके हस्ताक्षर जो थे वो न करके और जो सहयोगी जुड़े थे महात्मा गांधी जी की तरफ से, उन्होंने किया था। राजगोपालाचारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भीमराव अम्बेडकर से जब हस्ताक्षर के बाद कलम बदल लिए थे अपनी। कौन बदला था? राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? इनमें से सबसे पहले कौन सी ऐसी घटना है जो घटी थी? प्रश्न आपका ये है। अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। कौन सी घटना घटी भाई? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन घटा ना, ये फरवरी में आया, 1928 ईस्वी में आया, फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, सबसे पहले दांडी मार्च आपको पता है, 12 मार्च से 1930 से स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखा जाए 8 अगस्त को स्वीकृत मिल गया, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त को 0 आवर के तहत बहुत लोगों को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो घटना घटी थी कौन सी थी? साइमन कमीशन की बात हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये कब की बात है? भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जिसने स्वराज को प्रस्ताव, सबसे पहले स्वराज की प्रस्ताव की बात किया गया था, वो किसने किया था? प्रश्न आपके यही पूछा गया है। तो यहाँ पे एक नाम आता है, ये घटना थी 1921 की।
1900 असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में सबसे पहले एक नाम था मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज के लिए बात की थी, लेकिन इन बातों को नजरअंदाज कर दिया गया था। बाद में यही 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, तो जो बात हुई यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो, मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज की बात की थी। ठीक है, संपूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले इन्होंने ही किया था, क्योंकि मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता की बात पूछा गया भाई, परिभाषित किया। स्वराज के सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता, मतलब स्वराज के स्थान पर संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की। और बात को पता होगा कि लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वहां पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वहीं से कांग्रेस जो थी लगातार पूर्ण स्वराज की पहल कर रही थी। ठीक भैया, तो यहां पे जो कहे थे हसरत मोहानी ने ही कहा था। अगला प्रश्न है भाई, क्या है, निम्न की घटनाओं का सही कालक्रमानुसार इनको चुनिए। भाई कब कब घटनाएं कब हुई थी इसी के विषय में बताना। सबसे पहले अगर लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो दिसंबर 1916 की बात करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। स्वराज दल की स्थापना की बात करते हैं तो जनवरी 1923 ईस्वी की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं। यहां पे आपका डेट है। अब इसी अकॉर्डिंग आप क्रम में ढाल लीजिएगा। सबसे पहले आपका एक ही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 1 3 उठा लीजिए, कहां से स्टार्ट है, 1 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो, सी ही होगा। ठीक है भाई, सारी घटना का जो समय है, समय आपको क्या है बोर्ड पे लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी। भाई कौन से ऐसी चीजें जो असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था, प्रश्न आपका पूछा गया, और वो किससे संबंधित पूछा गया है। वो यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालयों की बात की गई थी। यहाँ पे क्या, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें से कौन सा ऐसा था जो असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था। कौन सा भाई था, 40 का सी, 40 का सी, बिल्कुल बिल्कुल। एक काट दीजिए इसमें से, इसी को हटा दीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भाई काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये अलीगढ़ में, जामिया मिलिया अलीगढ़ में है। बाकी काशी जान ही रहे कहां पे है, बनारस में है। गुजरात नाम से गुजरात में है। असहयोग आंदोलन के समय इन सबकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे, 40। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि 1 वर्ष में, मतलब गांधी जी ने किस आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात की और 1 वर्ष में स्वराज का नारा उद्घोषित किया। कौन सा वह आंदोलन था। ठीक है, कौन सा आंदोलन था भाई ये, क्या दांडी मार्च था, असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या गोलमेज सम्मेलन के समय इन्होंने 1 वर्ष स्वराज की बात की थी। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, सबका आंसर सही होना चाहिए। कौन सा आंसर था, सिंपल सा है, असहयोग आंदोलन के समय। गांधी जी का ये उद्देश्य बनाए थे कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। यह उनका महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में इसको रखे थे वो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, बी, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि एक नाम आता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे। इसका आंसर पहले बताइए, क्या राउलेट एक्ट था, पीस इंडिया एक्ट था, इंडियन आर्मी एक्ट था, या अल्बर्ट बिल था। तो ध्यान में रखना, बिल्कुल 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 भैया, बहुत सुंदर। क्या राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट को, ये राउलेट एक्ट को कहा गया। ठीक है, राउलेट एक्ट को ये कहा गया। और राउलेट एक्ट को की जो
किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो 1917 ईस्वी में सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में। सिडनी राउलेट सिडनी राउलेट के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। क्यों? जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उन पर लगाम लगाने के लिए। और इसने अपनी रिपोर्ट 1919 में सौंपी और उसी जो रिपोर्ट सौंपी उसी के आधार पर एक अधिनियम बना जिसको द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। और इसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया, जिसे काला कानून कहा, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा। और इसी कानून के विरोध में भी एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। किसकी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना इसी के विरोध में घट गई थी। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? ए। देखिए कुछ स्थल हैं यहाँ पे, कौन किससे संबंधित थे वो प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया। इस चीज को बताइए, कूट मिलाने के लिए दिया गया। अच्छा प्रश्न है। तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे भाई? सरस्वती बिहार से, बिहार किसान सभा संबंधित थे। ठीक है। खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करते हैं, खुदाई खिदमतगार NWFP, ये अब्दुल गफ्फार खां की पार्टी थी, इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहते थे, उनसे संबंधित है। ठीक है। स्वामी रामानंद की बात करते हैं, स्वामी रामानंद किस क्षेत्र संबंधित थे? असम से। और अब्दुल हमीद खां कहां से? दक्षिणी हैदराबाद से और दक्षिणी असम से अब्दुल हमीद खां संबंधित थे। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या बन रहा है यहाँ पे? बी। बिल्कुल बिल्कुल बी ही बनेगा। राइट आंसर आप क्या बने भाई? बी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? प्रश्न आपका यही है। क्या था आंसर भाई? भाई लगान संबंधित रहा होगा ना, लगान में परिवर्तन की, नगद परिवर्तन की बात की गई थी। लगान में परिवर्तन की बात की गई थी क्योंकि जो लगान लिया जा रहा था वो 50% था, इसी को कम करने की बात की जा रही थी, इसी का विरोध किया था। और 1900 जब जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921-22 में एक थे मदारी पासी ने हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन सब जो जिले थे उत्तर प्रदेश के, उन सब क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया था? एका आंदोलन को प्रारंभ किया। पूछा जाता है एका आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 में, और मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। लगान को कम करने की बात इसमें की गई थी, लगान न देना, लगान को कम करने की बात यहां पर की गई थी, तो परिवर्तन की बात की गई थी। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे? डी। तो इसी के साथ आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग लिंक जुड़ जाइए। आपको सारी चीजें क्या है यहाँ से, जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, सारी मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो चैनल पे जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं, शिक्षा संबंधी जो भी भर्तियां हैं, इसमें देखिए बैच आपका टीजीटी पीजीटी का बैच अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। पॉलिटिकल साइंस का देखिए कुमार रवि सर के द्वारा दी गई पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी पीजीटी की बैच दी जा रही हैं। इसके साथ साथ आपका ये प्राइमरी स्तर की सारी बैचेज दी गई हैं। इसमें देखिए आपका प्राइमरी स्तर जो भी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, इससे संबंधित अगर आपका जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो भी क्या है, इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ प्राइमरी जूनियर ईवीएस की, हिंदी की, मैथ की, इंग्लिश की सारी क्लासेस क्या आपको यहाँ पे इस बैच में मिल रही हैं। दूसरी चीज जो एलटी टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी की बैच राजवीर सर के द्वारा दी जा रही है, लवी मैम के द्वारा बायोलॉजी की बैच, प्रतिष्ठा बैच के नाम से टीजीटी पीजीटी और क्या इन सब की बैच आपका स्टार्ट कर दी गई है। ऐप पे भी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ऐप पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, कुछ आपको डेमो क्लासेज मिलेंगे, उसके बाद आपको क्या है वहाँ पे फिर कुछ क्लास वो आगे उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, कॉमर्स की सारी क्लासेज देखिए, कॉमर्स के सर पढ़ा रहे हैं अरुण चौधरी सर, मैम है ऋचा मैम,
दोनों लोग कॉमर्स को देख रहे हैं। कॉमर्स फैकल्टी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की मानव सर और प्रशांत मनी सर इंग्लिश फैकल्टी देख रहे हैं। ठीक है, आप इन लोगों के क्लास को देखिए, जुड़िए, डेली आपके लाइव रहते हैं, यूट्यूब पर देखिए, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किस प्रकार के टीचर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ प्राइमरी जूनियर हमने अभी चर्चा कर ही दिया है। तो टोटल क्या है, ये हमारी देखिए हमारी टीम है, पूरा स्मार्ट विजन परिवार की सारी टीम आपकी है, ये जुड़ी हुई आप लोगों से, योग्य अनुभवी अच्छे टीचर हैं जो कई लगातार आपकी संस्था मतलब उससे कंपटीशन से जुड़े हुए भी लोग हैं, लगातार संस्था में अपना वर्क भी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये इसमें देखिए, जुड़िए, जो भी सब्जेक्ट के आप लोग जुड़ रहे हैं, आप अपने मित्र यार जिसको भी सूचना देना हो आप इसको बता दीजिए, सारी क्लासेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यही, कल संडे है, संडे को हमारे यहाँ मैराथन क्लास चलती है, इसलिए कल की क्लास ऑफ रहेगी। मंडे से हम लोग 12:30 से 2 के बीच में फिर पुनः मिलते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे जो कोर्सेज है उसकी आपका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप क्लास से हमेशा जुड़े रहें, देखते रहें, मिलते रहें, जो भी आपकी आवश्यकता चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।